के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी और आज का सबसे बड़ा सच आपके सामने, चूँकि सच का वादा किया हुआ है तो आज का सबसे बड़ा सच बताऊंगा आपको कि इस वक्त पाकिस्तान का ताकतवर तरीन शख्स कौन है, ताकतवर तरीन कैदी कौन है, और वो हैं इमरान खान, जिन्होंने फेयर एंड स्क्वेयर इस दफ़ा इलेक्शन जीता है। इसमें कोई किसी को शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और मैं सच का दावा करते हुए ये कभी नहीं कह सकता कि वो नहीं जीते। ये आपको बताऊंगा कि इमरान खान ने कैसे इलेक्शन जीता और क्यों इलेक्शन जीता, उनके साथ जो वर्क फोर्स थी वो क्या थी। फिर ये बात करेंगे कि जमहूर पसंदों को क्या करना चाहिए और मुझे इमरान खान साहब से इख्तलाफात के बावजूद मैं क्यों समझता हूँ कि वो इलेक्शन जीते हैं और उनके रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जमहूर पसंदों को अब क्या करना चाहिए, आवाज़ें आना शुरू हो गई। महमूद खान अचकजई का बयान सामने आया है कि वो जीता है, वो जीत चुका है, मान लें कि वो जीत चुका है। ये बात भी उन्होंने की है। क्या हुआ है, चाहे वो गलत बयानिया या सही बयानिया था, उन्होंने लोगों तक कैसे पहुंचाया और आज का नौजवान कितना डेडिकेटेड है, ये बात करेंगे। और जो खबर है और उस हवाले से बात करेंगे कि अगला वज़ीर आज़म किसको बनाया जा रहा है, नून लीग क्या सोच रही है, बाकी पार्टियों के साथ क्या मशावरत चल रही है, नून लीग नवाज शरीफ के नाम से दस्तबरदार क्यों हुई, और अब वज़ीर आला पंजाब किसको बनाने की तजवीज़ है और वज़ीर आज़म किसको बजाने की तजवीज़ है, और क्या नून लीग वफाक की हुकूमत से दस्तबरदार भी हो सकती है या नहीं। ये अंदरूनी ज़राए से ख़बरें हैं, ये भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले जिस तरह के मैंने कहा कि वो जीत चुका है, इमरान खान की बात की गई है कि इमरान खान ने जिस तरह का भी अपना बयानिया बनाया वो लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हुए, नौजवान उनके साथ कनेक्ट हुए। फिर जो मुक़तदरा की पॉलिसीज़ थी, जिस तरह की जबर की पॉलिसीज़ थी, वो कामयाब नहीं हुई और जेल में जाना, जल्दी जल्दी सज़ाएं दिलवाना, लोगों को पकड़ना, लोगों को ये महसूस हुआ और लोग इतने कमिटेड और इतने चार्ज हो गए कि वो उनके साथ हो गए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मुझे खान साहब की पॉलिटिक्स से इख्तलाफ है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई मोहब्बत की जोड़ने की सियासत करे। खान साहब जोड़ने की सियासत नहीं करते, अनफॉर्चुनेटली वो नफ़रत की सियासत भी करते हैं। लोगों को, कोई चोर है, कोई डाकू है, किसी को ये कर दिया, किसी को ये कह दिया, और इंक्लूसिव लीडरशिप नहीं है जिस तरह की नेल्सन मंडेला की है, जिस तरह की मैं समझता हूँ दुनिया के ग्रेट लीडर्स जो होते हैं वो लोगों को साथ लेके चलते हैं, विजन होता है कुछ आगे जाने का। मुझे इमरान खान के तर्ज गवर्नेंस से इख्तलाफ है, उनके महमूद खान इंतखाब से इख्तलाफ है, उनके बुज़दार से इख्तलाफ है जो कि पंजाब जैसे बड़े सूबे में दिया। उसके बावजूद मैं आज खान साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उनकी पार्टी जीती है और उनका बयानिया जीता है। जिस तरीके से उन्होंने लोगों के साथ कनेक्ट किया है और जिस तरीके से वो रहे भी हैं पाकिस्तान में, उनकी इतनी सारी मुश्किलात भी आई हैं मगर उन्होंने ना इलेक्शन का बाइकआउट किया और ना ही पीछे हटे, हर बात में हंसते खेलते उसका बर्दाश्त किया, लोगों के साथ वो कनेक्ट कर गए। और ये हकीकत माननी पड़ेगी, मेरी फैमिली में, मेरे इर्द गिर्द, मेरे दोस्तों में इमरान खान के जो सपोर्टर्स थे वो 8 फरवरी को निकले और इतने जोश और जज्बे के साथ निकले कि जो अनप्रेसिडेंटेड था। और उन्होंने सारे तज्जियों को, मैंने आपको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो कि बरतानिया का इतना बड़ा जरीदा है उसकी रिपोर्ट बताई थी, उसके अलावा पाकिस्तानी इदारों की रिपोर्ट और बहुत सारे IS का सर्वे, यानी कि कोई ऐसा इदारा बड़ा नहीं जिसने ये एग्जिट पोल में प्रिडिक्ट ना किया हो कि नवाज शरीफ साहब आराम से जीत जाएंगे, और सारे सर्वेस गलत साबित हुए हैं। और इस वक्त कौन जीता है जी, इमरान खान की जमात जीती है। चाहे कौमी असम्बली में अब वो सादा अक्सरियत नहीं हासिल कर पाए और जिस तरीके से किया गया है, लेकिन मुझे सीरियस खदशात हैं जो कुछ उनके साथ हुआ है। इस्लामाबाद के हलकों के हवाले से मुझे कोई शुबा नहीं कि PTI यहाँ से जीती है, पिंडी के कुछ हलकों के हवाले से भी है, चकवाल में भी कुछ ऐसी जगह हैं, बाकी भी जगह होंगी, मगर मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा जिस तरीके से धांधली की गई है वो पिछली दफ़ा से बहुत बुरा तरीका था। 2018 में भी धांधली हुई थी, लेकिन इस दफ़ा जो हुआ है बहुत ही ऑब्वियस हो गया था, सबके सामने है कि जी किस तरह फॉर्म 45 लेके इस्लामाबाद में उम्मीदवार शुएब शाहीन हैं, दूसरे हैं, वो लेके सबके सामने आ गए और उनकी गिनती कुछ और है जनाब। नया फॉर्म 47 निकला जिसमें वो हारे हुए हैं, लीडें कितनी कितनी थी, वो लीडें किधर चली गई, ये सब कुछ हुआ है। तो अब क्या हो रहा है, अब जनाब वो खान साहब ताकतवर होके उभरे हैं, ना सिर्फ KP को क्लीन स्वीप किया बल्कि कराची में भी उन्होंने बहुत सारी नशिस्तें ली हैं जो उनको कुछ नहीं भी दी गई, पंजाब में उन्होंने बहुत सारी नशिस्तें ली हैं जो कुछ नहीं दी गई, कुछ दे दी गई, और बड़े बड़े बुर्ज उल्टाए हैं। और इस वक्त अगर पाकिस्तान में कोई ताकतवर तरीन, मकबूल तरीन आदमी, एक लीडर है तो वो इमरान खान है, और इस बात को मानने में कोई आर नहीं है। और उन्होंने अपनी पार्टी को मोबिलाइज़ किया, नौजवानों के साथ कनेक्ट किया, सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स लिए, और जो उनके मुखालफिन थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इमरान खान को और उनकी पार्टी को क्रश करने की कोशिश की, उनको फिज़िकली दबाया, बजाय इसके कि उनके बयानिए को क्रश करने की कोशिश की जाती, उनकी बयानिए में फॉल्ट्स निकाले जाते, उनके बयानिए को काउंटर किया जाता,
ان کی جو آڈینس تھی, جو نوجوان آڈینس ہے, جو یوتھ ہے, جو ڈسگرنٹلڈ ہیں, جو خواتین ہیں, ان تک پہنچا جاتا, ان کو بات سمجھائی جاتی کہ کیوں عمران خان نہیں, ہم بہتر ہیں. یہ نہیں کیا گیا. یہ کہا گیا کہ بس عمران خان کو دبا دو, پارٹی کو الیکشن کا سمبل لے لو, جو غلط فیصلہ تھا. میں آپ کو اس دن بھی کہا تھا جس دن فیصلہ آیا تھا کہ یہ غلط فیصلہ ہے, مجھے افسوس ہوا ہے, الیکشن کا مزہ نہیں آئے گا. اور باقی بھی ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں, ان زیادتیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, کیونکہ جو لوگ اور زیادہ کمیٹڈ ہو گئے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, میرے ایک ریلیٹیو ہیں جناب, وہ ان کو پوری فیملی چونکہ نون لیگ کے سپورٹر تھی, وہ ان کو نہیں لے کے گئے مری میں ووٹ ڈالنے, اور وہ اکیلے یہاں سے کئی جگہوں پہ پیدل چلتے ہوئے, کئی جگہوں پہ گاڑی لے کے اور لفٹ لے کے وہ وہاں گئے اور اپنی ووٹ کاسٹ کر کے آئے. اس طرح بے شمار مسالے ہیں. اور پھر جب 9 فروری کو رزلٹس آ رہے تھے تو میں نے ایسے نوجوانوں کی, بہت سارے نوجوانوں کی آنکھوں میں ایک مایوسی دیکھی ہے, ان کو دکھ دیکھا ہے کہ یار ہمارا مینڈیٹ چھین لیا گیا, ہم تو 2/3 اکثریت سوچ کے گئے تھے. اور میں نے 8 فروری کو پی ٹی آئی کے کیمپس میں جا کے دیکھا تو وہ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کی آنکھوں میں چمک تھی, جو معصوم سے لوگ تھے اور جو چاہ رہے تھے کہ آج 8 فروری کے حساب سے وہ اپنا مینڈیٹ لے لیں گے, اس الیکشن کے دن میں ووٹ کی پرچی سے وہ اپنی بات منوا لیں گے. وہ بات نہیں منوا سکے, ان کو دکھ ہوا. میرے خیال میں یہ غلط ہے, اور یہ بات میں نہیں کہتا, ہر جمہور پسند شہری یہ کہے گا. ہر جمہور پسند شہری نے یہ کہا ہے. آپ صحافیوں کی اکثریت کی رائے دیکھ لیں, آپ سینئر صحافیوں کی جو کہ حق پرست ہوں گے, ان سب نے, افسار عالم صاحب سے لے کے آپ جو بھی ایماندار اور اچھے لوگ آپ کو نظر آئیں گے, وہ مانیں گے یہ بات کہ یہ ان کا مینڈیٹ ہے, انہوں نے جیتا ہے, اور اس جیت کو ہمیں سر تسلیم خم کرنا چاہیے, عوام کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. بالکل, کیونکہ آپ دیکھیں گے اگر عوام کی رائے کا احترام اس طریقے سے نہیں کیا جائے گا تو عوام کے پاس کیا آپشن رہ جائے گا؟ اس کے پاس وائلنس کا آپشن رہے گا. کیا آپ چاہتے ہیں یہ ہمارا پاکستان افورڈ کر سکتا ہے؟ کیوں نہ جو نوجوان کی قیادت ہے, جو نوجوانوں کی امنگیں ہیں, جو نوجوانوں کی خواہشیں ہیں, ان کے ہاتھ میں ملک دے دیا جائے. سیاست تو اسی کا نام ہے. جو جمہور ہے, جمہور کی آواز ہے, اس کو ماننا چاہیے اور اس کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے, ان کو حکومت دے دینی چاہیے. سب سے اچھا طریقہ, اگر کسی کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے, مجھے یقین ہے اگر آپ ان کو گورنمنٹ دے دیں تو گورنمنٹ ان مشکل حالات میں نہیں اچھے طریقے سے چلا سکیں گے, اور پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ الیکشن ہوں گے اور آپ کوئی بھی پارٹی جیت سکتی ہے. مگر اگر آپ ان کو دباتے ہیں اور ان کا حق نہیں دیتے تو پھر لوگوں کے دلوں سے یہ گرج نہیں نکلے گا اور یہ سیٹسفیکشن نہیں ہوگی. جمہوریت بہت عرصوں کے بعد, پوری دنیا کے سارے نظاموں کو ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ نظام بنایا گیا, اور اس نظام کا یہی قاعدہ ہے کہ جہاں اکثریت جو چاہتی ہے اس کو دے دیا جائے, چاہے آپ اس سے مانیں یا نہ مانیں, چاہے آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, اکثریت کی حکومت ہونی چاہیے. اس وقت پاکستان کی اکثریت عمران خان کے ساتھ ہے, اور اس وقت پاکستان کی اکثریت پی ٹی آئی کو جاننا چاہتی ہے, پی ٹی آئی کو لانا چاہتی ہے. ہم چاہے چاہ رہے ہوں, ہم نہ چاہ رہے ہوں, ہمیں یہ ماننا پڑے گا, عوام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہے گا, عوام کو طاقت دینی ہوگی. اور میرے خیال میں یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے دوسری پارٹیز کے لیے بھی, جو کہ نون لیگ ہے, جو کہ پی ٹی آئی ہے, کہ ان کو پہلی دفعہ عوام کو امپاور کرتے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں. اگر عوام کی جیت ہو گئی تو ان کو بھی فائدہ ہے کہ بعد میں کبھی عوام کے سامنے وہ بھی سرخرو ہو سکتے ہیں اپنا مینڈیٹ دے کے, اپنا ایجنڈا دے کے, اپنی پرفارمنس دے کے. یعنی کہ اگر سیاسی سسٹم صحیح طریقے سے چلتا جائے تو آپ اس میں ساری خامیاں ٹھیک ہوتی جائیں گی. ایک دفعہ کوئی پرفارم نہیں کرے گا, اس کو عوام نکال دیں گے, اگلی دفعہ آپ آ جائیں, آپ پرفارم کرتے ہیں, آپ کو رکھیں گے. فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, فری اینڈ فیئر سسٹم ہو, اور عوام کا مینڈیٹ منظور کیا جائے. تو یہ آپ کو کہنا چاہ رہا تھا. آج محمود اچکزئی جو ہیں وہ بہت نیشنلسٹ لیڈر ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں ان کو پہلی دفعہ 2002 میں شاید الیکشن ہوئے تھے, مشرف نے پارلیمنٹ بنائی تھی, کاف لیگ کی حکومت بنی تھی جب جمالی صاحب کی, تو اس میں انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا. انہوں نے کہا تھا میں اس پروسیس کو نہیں مانتا کہ یار ایک ڈکٹیٹر کیسے الیکشن کروا سکتا ہے. وہ ایک جمہور پسند آدمی تھے, نواز شریف کے ساتھ رہے جب نواز شریف اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے. آج میں ان کی تقریر سنی اور انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جیت گیا اور اس کو حکومت کا حق دیا جانا چاہیے. اس نے اپنا ایجنڈا بنایا اور نوجوانوں کو قائل کیا, اور نوجوانوں نے اس کو چنا ہے. تو یہ بالکل صحیح بات ہے, اور ہمیں ماننا چاہیے. سارے جمہور پسند لوگ اس کو مان رہے ہیں. آج تو میں نے کمران خان صاحب کا بھی ٹویٹ دیکھا کہ جی بڑا وہ کہہ رہے تھے, خیر کمران صاحب تو الیکشن کے مخالف تھے, اب جا کے الیکشن کے حامی ہو گئے, مگر بات ان کی یہ صحیح ہے. جو بات صحیح ہوگی ہم آپ کو موقع پہ کہہ دیں گے. تو یہ والی بات ہوگی. اب خبر کی طرف آتے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا. اگلے وزیر اعظم کے حوالے سے ظاہر ہے عمران خان تو نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک تو وہ ان کے خلاف مقدمات ہیں, چاہے عوام کی اکثریت ان کو چاہتی ہے لیکن ان کے خلاف مقدمات ہیں اور قانونی پیچیدگیاں ہیں, اور پھر ان کے خلاف ہے مقتدرہ اور وہ نہیں چاہتی کہ وہ بنے. تو اس وجہ سے وہ تو نہیں بن سکتے. ان کی پارٹی نے کلیم کیا کہ ہماری 170 سیٹیں ہیں, جو کہ میرے خیال میں تھوڑی زیادہ بتائی ہیں, لیکن جتنی سیٹیں ان کی نظر آ رہی ہیں اس سے زیادہ ہیں ان کی بالکل. یعنی ان کا مینڈیٹ لیا گیا ہے. تو ان کی پارٹی جو بورڈ پہ پوزیشن ہے, جو الیکشن کمیشن نے آج نتائج ظاہر کیے ہیں, اس میں 94-95 سیٹس ہیں پی ٹی آئی کی, بیکڈ آزاد امیدواروں کی.
تو वो पार्टी हुकूमत बना नहीं सकती, और आज़ाद में से भी कुछ लोगों को तोड़ा जाएगा और तोड़े जा सकते हैं। इस वजह से हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है, अनलेस कि वो नून लीग या फिर पीपल्स पार्टी से हमायत लें। नून लीग और पीटीआई पीपल्स पार्टी से वो हमायत लेंगे नहीं। इस वजह से अब जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स हो रही है, और नून लीग जो है वो मुलाकातें करी हैं, चौधरी शुजा से मुलाकात, MQM से मुलाकात, आज जरदारी साहब और बिलावल से भी मुलाकात। तो ये सब मुलाकातों का मकसद है कि एक कॉलेशन कॉबल टुगेदर किया जाए, उस कॉलेशन में पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो मिल के सामने आएँ, और फिर काफ लीग और फिर ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और बाकी जमातें शामिल हों। ये चूँ-चूँ का एक मुरब्बा बनने जा रहा है, और इस चूँ-चूँ के मुरब्बे में मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी स्टेबिलिटी कोई आ सकती है। चाहे उसमें इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल होगी, ज़ाहिर है होगी, लेकिन वो अवाम की सही मानों में नुमाइंदा कितनी होगी, ये बात देखनी होगी, और वो कितना अर्सा सस्टेन करती है। और मसाइल जितने पाकिस्तान के हैं, जो इकनॉमिक चैलेंजेस हैं, अभी IMF का प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, फिर भी पाकिस्तान को खसारा है। अगले साल 31 अरब डॉलर्स पाकिस्तान को चाहिए होंगे, वो कहाँ से हासिल होंगे, कैसे हम मैनेज किए जाएंगे, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बाकी चीज़ें हैं, ग्रोथ कैसे इंप्रूव की जाएगी, लोगों को इंक्लूसिव अप्रोच नहीं दी जाएगी तो कैसे होगा। इन सब चीज़ों के साथ ये हुकूमत बनाई जा रही है। तो नून लीग के क्वार्टर्स में इस चीज़ पे भी सीरियसली कंसीडर किया जा रहा है कि हम हुकूमत PTI को बनाने दें, पंजाब में हुकूमत खुद करें, खिदमत करें, और फिर अगले साल इलेक्शन में और ब्लेम जो हो महंगाई का, बेरोज़गारी का, बाकी सारी चीज़ों का, जिस तरह के 16 माह की हुकूमत का शहबाज शरीफ और नून लीग पे है, इस अगली दफ़ा अगर ब्लेम आता है तो PTI पे है, पीपल्स पार्टी पे है, और हम जी पंजाब में खिदमत करके वोट बैंक को अपने वापस हासिल करने की कोशिश कर लें। ये भी ख्याल हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी ख्याल कहा जा रहा है कि जी नहीं, हम चूँकि मेजॉरिटी, सिंगल मेजॉरिटी हमारे पास है पार्टीज़ में जो रजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं, वरना अदरवाइज़ PTI के आज़ादों के पास ज़्यादा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी सिंगल लार्जेस्ट रजिस्टर्ड पार्टी हमारी है, तो हमारा हक बनता है हम प्राइम मिनिस्टर बनाएं, और चीफ मिनिस्टर जो है वो भी हमारा हो पंजाब में, बाकी बलूचिस्तान में हम उनका साथ दे दें, और उनको सीरियस गवर्नमेंट में जो है हिस्से दे दिए जाएँ बिलावल को और बाकी पार्टीज़ को। अब लेकिन उनकी तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि या तो 2.5 साल का फार्मूला रखेंगे जी, 2.5 साल आप वज़ीर आज़म हों, 2.5 साल हम वज़ीर आज़म हों, या फिर हमें सेंटर में गवर्नमेंट दे दी जाए, पीपल्स पार्टी की ये है, या सदर हमारा बनाया जाए, और बलूचिस्तान में भी हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जाए, पंजाब में भी हमें कुछ हिस्सा दिया जाए पार्लियामेंट में। तो एक खिचड़ी सी पकी हुई है, जोड़ तोड़ हो रहा है। नून लीग में बहुत सारे आज़ाद लोग भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन वो ऐसे आज़ाद हैं जो पहले नून लीग का हिस्सा थे। मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा कोई अभी तक ऐसा उम्मीदवार है जो कि PTI का है और वो उनकी तरफ शामिल हो रहा हो। हालांकि प्रेशर होगा, और अगले आने वाले दिनों में शायद कुछ सूरत हाल बदल जाए। और अब नून लीग में जो सर जोड़ के थिंक टैंक्स बैठे हैं और उन्होंने फैसला किया, तो जनाब उन्होंने फैसला ये किया है कि नवाज़ शरीफ तो अब वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहेंगे। नवाज़ शरीफ को अपनी सीट पे भी ख़तरा है, और नवाज़ शरीफ ने भी शायद ये कहा है ज़राए के मुताबिक कि मैं नहीं चाहता कि मैं इस उम्र में एक बार फिर ना आया लूँ, मेरी सीट पे अगर कंट्रोवर्सी हो और बाकी हो, और वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे इतना। तो शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के तौर पर सामने लाया जा रहा है, और नवाज़ शरीफ की जो बेटी है मरीम नवाज़, उनको पंजाब के लिए लाया जा रहा है। अब देखते हैं कि ये डिस्पेंसेशन कितनी चलती है, किस तरह चलती है। मेरे ख्याल में ये फिर डिज़ास्टर्स होगा। कोई इतना शहबाज शरीफ जो 16 माह में कर चुके हैं कोalition खिचड़ी हुकूमत के साथ, वो अगले में क्या करेंगे। जो मुस्लिम लीग नून को आवाम से बीटिंग मिली है, उसमें शहबाज शरीफ का इक्वल कसूर, बल्कि सबसे ज़्यादा कसूर ही उनका है। फिर भी अगर आप यही टीम लाएंगे, आपकी सोशल मीडिया नाकाम रही है, आपकी मीडिया कैंपेन नाकाम रही, आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर सके, फिर भी आप सबक नहीं सीख रहे। आप किसी कारकुन को वज़ीर आज़म बनाएं, किसी कारकुन को वज़ीर आला बनाएं, फिर खिदमत पर तवज्जो दें, या फिर गवर्नमेंट ना लें, आप कहें कि PTI को या फिर पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट बनाने दी जाती है, हम नहीं बनाते, फिर आप कर सकते हैं। ये सीरियसली बहरहाल कंसीडर भी हो रहा है कि पंजाब जो है वहाँ पर खिदमत की जाए, पंजाब में हुकूमत की जाए, और सेंटर में ना गवर्नमेंट की जाए। लेकिन ये अभी तजावीज़ हैं, अभी बातचीत जारी है, और कुछ क्वार्टर ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब को पहले भी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं वज़ीर आज़म बनूँ, अब भी उनको ख्वाहिश होगी, तो वो चाहते हैं कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने ही बने। अगर ये बनते हैं तो पॉपुलर तो ये होंगे नहीं। अब देखते हैं कि वो कितना चलेंगे, कितना अर्सा ये हुकूमत सस्टेन करती है, और हुकूमत क्या रिलीफ दे सकती है। अनलेस कि ये मैसिव रिलीफ आवाम को दे दें, जिसके इम्कानात कम हैं, क्योंकि आपको इमदाद चाहिए होगी, आपको बाकी मुल्कों के साथ एग्रीमेंट्स करने होंगे, आपको बहुत सारा माशी कुशन चाहिए पैसों का, वो कहाँ से लेंगे। ये सारा ना ले सके तो ये बहुत मुश्किल होगी। अगली गवर्नमेंट जिसकी भी होगी वो इंतहाई मुश्किल में होगा। जो भी ये फैसला करेगा गवर्नमेंट लेने का, वो मुश्किल और घाटे में ही रहेगा। डर क्या है नून लीग को? डर ये है कि अगर PTI की हुकूमत आ जाती है तो हमारे खिलाफ मुकदमात होंगे, हमें दोबारा जेलों में डाला जाएगा, क्योंकि इमरान खान बहुत इंतकाम पसंद है। भाई ये तो होगा। अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते जैसा कि उन्होंने बर्दाश्त किया, तो फिर आपको सियासत को खैराबाद करना पड़ेगा, क्योंकि सियासत में यही करना पड़ता है, आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। जब नवाज शरीफ साहब जेल में गए, जब मरीम नवाज जेल में गई, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, आपके वोट को इज़्ज़त दो का बयान मकबूल हुआ, आप ज़मीनी इलेक्शंस में जीते। जब आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तो फिर
सियासत तो नहीं हो सकती। सियासत जो है वो कुर्बानी मांगती है, सियासत अवाम के साथ रब्ता मांगती है। आपके मिनिस्टर्स अवाम को दस्तयाब नहीं होते थे, आपके MNAs हल्के में दस्तयाब नहीं होते थे। दुनिया बदल चुकी है, ये 2.0 है, रेवोल्यूशन 2.0 है, ये इंटरनेट का दौर है, यंग जनरेशन आ चुकी है। वो लोग इतने मुगलिया अंदाज को पसंद नहीं करते, वो लोगों के साथ कनेक्ट करने को पसंद करते हैं, परफॉर्मेंस और साथ इज्जत को मांगते हैं। तो ये अब सिचुएशन है, आप देखते हैं कि होता क्या है। लेकिन मैंने आपको ख़बर भी बताई और तजिया भी बताया, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए आज का सच।